हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। डेली मेंस आंसर राइटिंग में हम आज एथिक्स का एक थ्योरी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीक होगा वहाँ से हम स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस पे डिस्कस करना शुरू करेंगे, उन पे फोकस करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसमें से लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद से हम जो कोटेशंस होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की, उनके ऊपर एक एक करके आने वाले हैं। तो आज का सवाल 2014 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है। अलग थोड़े से डायमेंशन उसमें थे, लेकिन 2014 में जो आपसे पूछा गया था वो ये था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन प्रैक्टिसिंग इट इन द प्रेजेंट टाइम्स, हाउ कैन दीज डिफिकल्टीज बी ओवरकम। 150 वर्ड्स के अंदर अगर आपने इस आंसर को लिखना है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। आपको वर्ड लिमिट के आसपास अगर रहना है 165 से 170 वर्ड्स के अंदर, जैसा कि हमने ये आंसर को ड्राफ्ट किया है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को फ्रीडम देनी पड़ेगी कि आप सिर्फ पॉइंट्स लिस्ट आउट करते जाएं। डेफिनेशन यानी कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे पूरा फोकस रखें और एक फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा और एक्सपैंड कर पाएं प्रोबिटी के ऊपर। सो नाउ व्हेनेवर क्वेश्चन इज आस्क्ड कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबिटी, तो आप सिर्फ एक लाइन के अंदर उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे पूछा गया होता कि डिफाइन प्रोबिटी, तब शायद आप एक लाइन की डेफिनेशन में उसे जस्टिफाई कर पाते। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड के अंदर थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा। अगर वहां पे आप शब्द लिखोगे 50 के आसपास, 40 से 50 के आसपास, तो बाकी आंसर के लिए इंक्लूडिंग द कंक्लूजन आपके पास सिर्फ 100 शब्द रह जाएंगे। और उन 100 शब्दों में आपको 2 पार्ट्स का और आंसर देना है। क्या डिफिकल्टी इन प्रैक्टिसिंग प्रोबिटी क्या हो देखने को मिल रही है, और हाउ कैन दीज डिफिकल्टीज बी ओवरकम। अब यहां पे मैंने मिनिमलिस्ट आंसर लिखा है, यानी कि मिनिमलिस्ट आंसर को यहां पे इंपॉर्टेंस दी है। आप इसमें अपनी तरफ से 2 चीजें और ऐड कर सकते हैं। आप क्या ऐड कर सकते हैं? अगर आप कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं या अगर आप कोई कोटेशन ऐड करना चाहते हैं। देखिए, मैं आंसर राइटिंग को आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाना चाहता हूं। मैं आपके साथ आके यहाँ पे बैठ के डिस्कशंस बहुत कर सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि ये बेस्ट तरीका है आंसर लिखने का, लेकिन मुझे और आपको पता है कि आंसर में यूनिकनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर मेरे बताए गए या हमारे बताए गए सभी मॉडल आंसर को रट के चले जाओ और उसी को लिख के आ जाओगे, तो आपकी रैंक की एश्योरिटी तो कोई नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप अपनी यूनिकनेस, अपने दिमाग की सोच और अपने वैल्यू एडिशंस को इन आंसर्स में भी ऐड करने की कोशिश करोगे, तो आपकी आंसर कॉपी जो है यूनिक रहेगी। आप किसी भी टॉपर्स की या जो भी पहले सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रहे हैं उनसे अगर आप बातचीत करेंगे तो ये पाएंगे कि कुछ ना कुछ उन्होंने कोई यूनिक एलिमेंट अपना ऐड किया है। और पता है, एक सिविल सर्वेंट की बनने की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी क्या उपलब्धि रहती है कि आप अपनी पर्सनालिटी की जो छाप है, अपनी इंडिविजुअलिटी की जो छाप है, वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। बहुत ज़्यादा लोगों तक आप अपनी आइडियाज़ को पहुंचा सकते हो। तो हमारा पर्पस सिर्फ आपका रैंक लाना ही नहीं है, आपको तैयार भी रखना है कि आगे जाके फ्यूचर में जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपको खुद से भी कुछ चीज़ें जनरेट करनी पड़ेंगी। स्पून फीडिंग नहीं चलेगी। तो मेरा भी यहाँ पे यही प्रोसेस रहता है कि आप अपनी तरफ से भी आइडियाज़ जनरेट करें, स्पून फीडिंग के ऊपर ना चले कि ये चीज़ लिख दो, ये चीज़ लिख दो। तो गाइडेंस अलग चीज़ है और स्पून फीडिंग अलग चीज़ है। दोनों चीज़ें हैं जिसमें से मैं गाइडेंस में ही बिलीव करता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले प्रोबिटी की डेफिनेशन दे देंगे। प्रोबिटी स्टैंड्स फॉर इम्पेकेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी इन पब्लिक लाइफ, और प्रोबिटी इज 1 स्टेप बियॉन्ड बीइंग जस्ट ऑनेस्ट। हम जब एथिक्स पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में क्या फ़र्क है। ऑनेस्टी का मतलब होता है कि सब कुछ सच सच बोलना। अब चाहे आपने गलती की है कोई, तो उसे एक्सेप्ट करना ऑनेस्टी होता है। लेकिन इंटेग्रिटी गोज 1 स्टेप फर्दर एंड स्टेट्स कि आप गलती करोगे ही नहीं। जाने या अनजाने में आप गलती नहीं करोगे, इसके लिए आपको प्रोसेस को इतना ज़्यादा स्मूथ बनाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा कि आप इंटेग्रिटी से काम करने के लिए मजबूर हो जाएं। उसी प्रोसेस को प्रोबिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर मैंने टेंडर को दिया हुआ है किसी कमर्शियल पर्पस के लिए और 10-12 कंपनियां बिड कर रही हैं, उनमें से एक कंपनी मेरे भाई की कंपनी है। मैं अगर निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से वहां पे
सिलेक्शन करता हूं विदाउट सीइंग कि विच ऑफ द कंपनी इज माय ब्रदर्स कंपनी, इवन देन दैट विल नॉट बी अ गुड प्रैक्टिस ऑफ प्रोबिटी। प्रोबिटी की प्रैक्टिस बोलेगी कि जहां भी कंफ्लिक्ट ऑफ रेजोल्यूशन है, उसे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वहां उसे आइडेंटिफाई करो और उसको रिजॉल्व करो उसी के उसी समय। तो या तो मैं उस प्रोसेस से पीछे हट जाऊं या मेरे भाई जिसने बिड की हुई है वो उस प्रोसेस से पीछे हट जाए, दैट इज प्रोबिटी। तो प्रोबिटी गोज वन स्टेप फर्दर, तो वो एग्जाम्पल सेट करने वाली बात होती है। जो जितनी भी प्रोसेसेस आपके पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए है, आपकी गवर्नेंस के लिए है, आपकी पब्लिक सर्विस के लिए है, वो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हर एक स्टेप में कौन किस चीज के लिए अकाउंटेबल है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, ये प्रोबिटी होता है। तो ऑनेस्टी का मतलब ये है कि मैंने चोरी की है, मैंने उसको एडमिट कर दिया कि जी मैंने चोरी की है। लेकिन इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि मैंने चोरी करनी ही नहीं है एट द फर्स्ट प्लेस। सो दैट इज वन स्टेप अबव। अब प्रोबिटी क्या कहता है कि इम्पेकेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरलिटी इन पब्लिक लाइफ बियॉन्ड फाइनेंशियल ऑनेस्टी और नॉन करप्ट बिहेवियर। सिर्फ नॉन करप्ट बिहेवियर होने से प्रोबिटी नहीं साबित हो जाएगी। मान लीजिए आप करप्शन नहीं कर रहे हैं, आपके सामने वाला करप्शन कर रहा है और आप उसे देख रहे हैं चुपचाप, तो इसका मतलब है कि आप प्रोबिटी को फॉलो नहीं कर रहे हो। सो यू हैव टू complete and confirmed integrity and uprightness in matters of governance। ये होता है प्रोबिटी। अब इसके कंपोनेंट आप यहां पे फ्लो चार्ट के थ्रू बता सकते हो कि अकाउंटेबिलिटी होगी, अगर ट्रांसपेरेंसी होगी, प्रोसीजरल इंटेग्रिटी होगी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की मैनेजमेंट होगी, तो वो प्रोबिटी के अंडर आप काम कर रहे हो। नाउ दैट इज द एंटायर मॉड्यूल जिसमें आपने 40 वर्ड्स में बता दिया कि प्रोबिटी क्या है। नेक्स्ट यू हैव टू आस्क कि प्रेजेंट टाइम्स में भाई क्या डिफिकल्टीज है। तो ये 5 है, आप 6, 7, 8 भी लिख सकते हो। तो मॉरल एनवायरनमेंट थोड़ा सा करप्ट हो रखा है, पॉलिटिकल प्रेशर अलग अलग तरीके से आता है कि आपको कई बार इलीगल ऑर्डर्स को या अनजस्ट ऑर्डर्स को भी फुलफिल करना पड़ता है, इमोरल अनएथिकल ऑर्डर्स को भी फुलफिल करना पड़ता है। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम सुपीरियर्स कई बार आपका सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप प्रोबिटी से काम नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की कंप्लेंट करते हो कि वो करप्ट है तो वो सुपीरियर कहता है कि जो तो वो कर रहा है करने दो, तुम अपना काम करते रहो। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स एंड पनिशमेंट पोस्टिंग्स, जैसे श्रीमान अशोक खेमका जी के साथ कई बार होता है कि उनके बहुत सारे ट्रांसफर्स होते हैं, तो उनका एक एग्जाम्पल है जो यहाँ पे हम देते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन, करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है, मतलब लोअर रैंक्स ऑफ द हियरार्की, ब्यूरोक्रेसी से लेके अपर रैंक्स में भी वो काम करता है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों तरह के इंस्टीट्यूशंस में वो काम करता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है टू आइडेंटिफाई करना कि उस प्रोबिटी के पाथ पे चलना, क्योंकि आपके आसपास का सिस्टम है ना, कहना बड़ा आसान है कि भाई प्रोबिटी से काम करना है, हर चीज गलत रॉन्ग डूइंग को रिपोर्ट करना है, बट कई बार सिस्टम आपको नहीं अलाउ करता है वो चीजें करने के लिए। तो ये डिफिकल्टीज देखने को मिलती। और भी डिफिकल्टीज हैं, आप ये कह सकते हो कि जो कंज्यूमर कल्चर है या जो मटीरियलिस्ट कल्चर है वो आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप प्रोबिटी से काम करें, क्योंकि अगर आप प्रोबिटी से काम करते हो तो आमतौर पे आपको पनिशमेंट पोस्टिंग मिलती है, आपको कम सैलरी वाली जो पोजीशंस होती है वहां पे रखा जाता है, आपका प्रमोशन नहीं होता है। तो अगर आप पर्सनल ग्रोथ वेलफेयर करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाते हो। तो ये डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। लास्टली आपका थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो कहता है कि मेजर्स फॉर इंश्योरिंग प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी इन गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए क्या मेजर्स हो सकते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट पब्लिक सर्वेंट्स के लिए इंप्लीमेंट होना चाहिए। वी नो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स है, बट सभी पब्लिक सर्वेंट्स के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो आना चाहिए। साथ ही साथ कोड ऑफ एथिक्स भी आना चाहिए, इंक्लूडिंग इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे मंत्री हैं या हमारे लेजिस्लेचर के पार्ट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके लिए भी कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। फिर हम बात कर सकते हैं कि एम्पैथी, लॉयल्टी, प्रोफेशनल वैल्यूज, इनको वर्क कल्चर में एक्टिवली इनकलकेट करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। तो आप सॉफ्ट मेजर्स और हार्ड मेजर्स की बात करते हैं। सॉफ्ट मेजर्स मतलब कि जो आप पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हो ताकि एनकरेज हो लोगों को। तो आप ये भी कह सकते हो कि इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हो कि अवॉर्डिंग एंड रिवॉर्डिंग द ऑनेस्ट, ठीक है, उनकी एप्रिसिएशन होना, उनको मीडिया के अंदर उनकी प्रचार प्रसार होना कि भाई ये ऑनेस्टी से काम करते हैं, उनको रिवॉर्ड मिलना गवर्नमेंट की तरफ से, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस है जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करते हैं, है ना, या हम डिजिटल गवर्नेंस की बात करते हैं, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर बेहतर तरीके से काम हो रहा है, प्रोबिटी से काम हो रहा है, उसके अवार्ड्स आप निकाल सकते हो, है ना। तो ये चीजें आप रिवॉर्डिंग अवॉर्डिंग कर सकते हो ताकि और ज्यादा एनकरेजमेंट मिले लोगों को कि प्रोबिटी यानी कि करप्शन फ्री एनवायरनमेंट में रहना
एक अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना आपको रिवॉर्ड दिलवाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और अपनी तरफ से भी एक दो पॉइंट ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। इसको एक थॉट प्रोसेस यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस बना के इंक्लूड करेंगे, तभी आप आंसर्स को डेवलप कर पाएंगे। मैं अगर आपको बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाओगे, तो आंसर्स में आपकी इंडिविजुअलिटी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग। फाइनली 150 शब्दों के अंदर कंक्लूड ये करना है कि प्रोबिटी इज अ की कंपोनेंट पब्लिक सर्विस का, तो वो मॉरल, एथिकल, लीगल तीनों डायमेंशंस को कवर करता है। मॉरल, एथिकल, लीगल तीनों डायमेंशंस को कवर करता है। तो न्यू इंडिया के अंदर हम चाहते हैं कि जो भी सिविल सर्वेंट हो, आप इसमें अमृतकाल लिख सकते हो, ठीक है, आप कर्मयोगी लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ सिविल सर्वेंट। से दैट कर्मयोगी शुड बी प्रिपेयर्ड टू सर्व इंडिया टिल फॉर द अमृतकाल। मतलब अमृतकाल मीन्स 100 ईयर्स जब आपके इंडिपेंडेंस के हो जाएंगे। तो ये चीजें आप अपने कंक्लूजन्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप अपने आंसर्स की इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप GS 1 2 3 4 सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस से रूबरू करवाया जाए, उनके लिखने की स्ट्रैटेजी से की डिस्कशन हो, लाइव डाउट्स आप मुझसे पूछना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वीकली डाउट सेशंस के अंदर, तो 8 हफ्तों के हमारे इस प्रोग्राम में आप एनरोल करा सकते हैं, जिसका नाम है 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग। 4999 में अवेलेबल है, बट 10% इस पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। जब आप एनरोल करने जाएंगे तो टारगेट 2023 ये कोड आप लिखेंगे और उस कोड के द्वारा आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ इसी कोर्स में नहीं, अगर हम स्लीपी क्लासेस के किसी भी कोर्स को एनरोल करवाते हैं उन पे, तो आप इन नंबर्स पे या ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट कि प्रीलिम्स बहुत करीब है, तो मेंस के लिए आखिरी पुश देने का यही समय है। उसके बाद फरवरी ऑनवर्ड जो है आपका प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी चालू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो मैं यही चाहता हूं कि आप इसका फायदा उठाएं। जो भी अगले 7-8 हफ्ते हैं उसमें आंसर राइटिंग को एक कंपोनेंट को छोड़े ना। जब आपने कंप्लीटली छोड़ देना है फरवरी मार्च के टाइम पे, तब मैं आपको नहीं कहूंगा कि भाई मेंस आंसर राइटिंग कर लो, है ना। इट इज वेरी लॉजिकल, इट इज़ नॉट कि हाँ भाई सब आंसर राइटिंग करते रहो हर टाइम। स्टेज होते हैं प्रिपरेशन के, तो ये स्टेज में आप आंसर राइटिंग को अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 1 महीने तक, 1.5 महीने तक। चलिए, तो इस आंसर का हमने डिस्कशन कर लिया है। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से पॉइंट्स लिखें कमेंट्स के अंदर। एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बनाए यूट्यूब का, जहां पे हम सीखते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, पॉइंट्स उठाते हैं, है ना। आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, किसी और स्टूडेंट का अलग हो सकता है। वी हैव टू टेक द बेस्ट ऑफ बोथ, बेस्ट ऑफ फ्रॉम एवरीवन। तो यही चीज मैं ट्राई करूंगा कि हमारे डिस्कशंस के थ्रू हो। अगले हफ्ते हमारी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।